नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना के खिलाफ जंग में अब हम जीत की ओर बढ़ चुके हैं। दुनिया के कई देशों के साथ भारत ने भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का पहला चरण करीब खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में भारत में संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी हुई है और लगातार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी महामारी में ट्रेंड को देखते हुए जो भी भविष्यवाणी की जाती है वो गणितीय मॉडल के आधार पर होती है और ये गणित कभी भी बदल सकता है। कल को अगर मामले फिर से बढ़ने लगे तो सारी गणना अलग हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भारत में कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे? क्या भारत में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को नहीं मिलेगा? और क्या अब ये खत्म होते जाएंगे? तो कोरोना के गिरते ग्राफ, वायरस के प्रभाव और संभावित खतरों पर आज हम आपका डॉक्टर में करेंगे चर्चा। और इस पर बात करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नई दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, नंबर नोट कर लीजिए। और कोरोना से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए और अपनी समस्या का, अपने सवाल का समाधान पाइए, जवाब पाइए। तो लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट भी हैं और आप सेना चिकित्सा सेवा के भी चीफ रह चुके हैं। थल सेना चिकित्सा सेवा के चीफ रह चुके हैं, विख्यात रूमेटोलॉजिस्ट हैं और अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से भी अलंकृत किए जा चुके हैं। तो डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त सेवारत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम आपसे सबसे पहले तो यही सर सवाल करना चाहेंगे, कोरोना को लेकर के कई भ्रांतियां जो हैं लोगों के दिमाग में रही। नई नई बीमारी थी, वायरस था, समझ नहीं आ रहा था किस तरह से उपचार किया जाए, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये बीमारी जो है और इस बीमारी में जो इलाज शुरू में दिया गया वो किस तरह से आगे चल के संभावित खतरों को पैदा कर सकता है। तो हम आपसे अभी ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके इलाज के बाद में, कोरोना के इलाज के बाद में कौन सी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है? और एक सवाल यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में था कि क्या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? जहाँ तक मैंने समझा आपके क्वेश्चन को जी, कि कोरोना होने के बाद क्या क्या बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जी, क्या आपका सवाल यही है कि बिल्कुल सर, मैं फिलहाल इसी सवाल के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक से जुड़ी हुई और जो बात है वो किस तरीके से सामने आ रही है। देखिए क्या है कि ज्यादातर इन्फेक्शंस जो होते हैं और ठीक हो जाते हैं। जैसे आपको मलेरिया हुआ और आप ठीक हो गए जी, बट कई इन्फेक्शंस सीक्वली छोड़ जाते हैं। जैसे पहले हमने सोचा था कि कोरोना एक वायरस है, होगा तो ठीक हो जाएगा, मीन्स ऑल और नन, बट ऐसा नहीं है। ये कई सीक्वली छोड़ जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पोस्ट वायरल सिंड्रोम। तो सिर्फ ये कोरोना में भी नहीं है, ये कई और वायरसेस में भी है। क्योंकि पहले तो कोरोना से थोड़ा आपकी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपकी टेंडेंसी क्लॉटिंग के लिए बढ़ जाएगी। तो जब क्लॉटिंग के लिए जब बढ़ जाती है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको किसी और ऑर्गन में यदि क्लॉटिंग होगी तो उसी तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको हार्ट में ज्यादा क्लॉटिंग होगी तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको स्ट्रोक होगा तो आपको पैरालिसिस हो सकती है, आपकी कोई नर्व पैरालाइज हो सकती है, आपके आंख में क्लॉटिंग हो सकती है तो आपका विजन जा सकता है। एक तो हो गया क्लॉटिंग से रिलेटेड। एक हमारे जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस, पोस्ट वायरल आर्थराइटिस। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आजकल आ रहे हैं, साहब मुझे कोविड हुआ था और कोविड के बाद
अब मेरे जॉइंट पेन होने लगे हैं, या जो पहले जॉइंट पेन थे वो बढ़ गए हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। मींस वायरस तो बॉडी से चला गया है जी। बट जैसे कहे ना कि प्रोटीन तो पूरा चला गया बट उसकी पूंछ रह गई है, तो उससे रिएक्शन होता रहता है। इसी तरह से कई स्किन डिजीजेज हैं, कई लंग्स डिसीजेज हैं। जैसे आपको लंग्स इन्वॉल्व हुआ और आपको डॉक्टरों ने बचा लिया, बट लंग्स में रेजिडुअल लंग सिंड्रोम रह जाते हैं, तो आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आप जब चलते हैं तो आपको सांस भरती है, क्योंकि आपको कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद आपके लंग्स इन्वॉल्व हुए थे, तो वो लंग्स पूर्णतः ठीक नहीं हुए हैं जी। तो इस तरह से, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई कई जगह लंग ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। जब लंग खराब हो गया तो उसको बदला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परसेंटेज ऑफ केसेस तो है तो बहुत कम। कोरोना के बाद तरह तरह के सिंड्रोम्स हो सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद तरह तरह के सिंड्रोम्स हो सकते हैं, तो ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि कितनी सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत हो जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है शुरू हो चुका है, तो क्या वो लोग भी जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब ठीक हैं, तो क्या वो भी वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और स्पेशली हमारे डॉक्टरों के बीच में भी बहुत आता है, बिकॉज डॉक्टर्स को मालूम रहता है कि भाई मेरे को तो एंटीबॉडीज भी है, वो हॉस्पिटल में अपने। तो बाय एंड लार्ज एक रूल नंबर ये है कि आपको कोरोना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको ये वैक्सीन लगवाना है। क्यों कि आइडियल सिचुएशन तो ये होना चाहिए कि आपके एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाएं, और यदि आपकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी मात्रा में हैं और बहुत इफेक्टिव हैं तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बट जब भी कोई भी वैक्सीन प्रोग्राम कम्युनिटी में लॉन्च किया जाता है तो सबका एंटीबॉडी टेस्ट करना संभव नहीं है, और ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि यदि एंटीबॉडीज है भी तो सही में प्रोटेक्टिव है कि नहीं जी। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप सबको वैक्सीन लगाइए, चाहे आपको कोरोना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। सर, जैसे ये भी होता है कि वैक्सीन एक स्वस्थ व्यक्ति को ही लगाया जाता है। अब जैसे आपने कहा कि एंटीबॉडीज सभी का देख पाना इस पीरियड में ये मुमकिन नहीं हो सकता है जब कम्युनिटी लेवल पर वैक्सीनेशन होता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुका है, तो क्या कोई एक अरसे तक उसे वेट करना चाहिए कि इतने वक्त के बाद मैं वैक्सीन लगवाऊं कि कहीं दोबारा सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा दिखने ना लग जाएं? जैसे पोस्ट हमने सिम्टम्स की भी बात की, यहाँ पर कोरोना से ठीक होने के बाद पोस्ट सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं कोरोना के, तो क्या उसके लिए भी वेट करने की ज़रूरत है वैक्सीन लेने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी वायरस डिसीज होती है नॉर्मली वो 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है जी। तभी हमने कहा कि भाई ये 14 दिन में वायरस आपके बॉडी से चला जाता है। चलिए, आप यदि हार्ड डाटा अभी ये अवेलेबल नहीं है, बट यदि आप 1-8 महीने वेट भी कर लें तो कोई खराबी नहीं है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने दिनों तक वेट किया जाए जी। अप्रोक्सीमेटली यदि आदमी 28 दिन के बाद यदि एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको वैक्सीन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि वायरस उसकी बॉडी से चला गया है। डॉक्टर साहब, अभी आप क्या मानते हैं कि इस वक्त जो है लोग कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से क्यों डर रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर हवा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि कई केसेस इस तरह के भी देखे गए कि खुद चिकित्सा कर्मी भी परहेज करते दिखाई दिए। बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि मीडिया और हम सबका, साइंटिस्ट कम्युनिटी का ये कर्तव्य है कि हम सही चीज पहुंचाएं जी। आज के युग में जहां जिसे कहते हैं ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी तरह तरह की अफवाहें फैला सकता है। इस युग में और भी कर्तव्य बन जाता है उन लोगों का जो साइंटिस्ट हैं या मीडिया कर्मी जो अच्छी खबर लगाना चाहते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है। दुनिया में कोई भी दवा, ये वैक्सीन ही नहीं, कोई भी दवा हो, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, आप च्यवनप्राश खाते हैं जी, उसके भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
साइड इफेक्ट उसको बोला गया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप कार चलाते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें लगेगा तो कार भी नहीं बिकेगी। जी। तो वैक्सीन मतलब बाय एंड लार्ज इज वेरी सेफ। हाँ, किसी को जब रिएक्शन होता है तो क्या किया जाता है, उसका प्रिकॉशन रखा गया है कि आप आधे घंटे वैक्सीन सेंटर में बैठें, बाय द वे आपको कुछ हो जाता है। जैसे और वैक्सीन हैं, बच्चों को पोलियो देते हैं, टीबी, टीएबी, टीटी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, जो उनके साइड इफेक्ट हैं वही इसके हैं कि आपको थोड़ा बहुत हाथ में थोड़ा फीवरिश फीलिंग आ सकती है, एक आध दो दिन आपको डलनेस लग सकता है और बाकी आप ठीक हो जाते हैं। भाई आप सोचिए कि 30 लाख वर्कर्स को हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, इससे बड़ी ट्रायल और क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है, देश में बहुत तेजी से मामलों में मतलब कह सकते हैं कि घटे हैं, उतनी तेजी से अब संक्रमण के मामले नहीं आ रहे हैं, रिकवरी रेट भी ज्यादा हुआ है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? वैक्सीनेशन आप मान रहे हैं कि इस दौर के अंदर फिर कितना ज्यादा आप मानते हैं कि उसका फिर रोल रह जाता है? देखिए, ये पैंडेमिक का कैरेक्टर है, हर पैंडेमिक का कैरेक्टर अलग अलग है। टॉक में अमेरिका में ये ऐसा हुआ था कि एक पीक आया फिर कम हो गया, लोगों ने मतलब प्रिकॉशन लेना छोड़ दिया, पार्टियां करनी शुरू कर दी। तो पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए यदि, तो ये हो सकता है इसका एक और पीक आए। यदि ऐसा होगा जैसे आपने हमारे यहाँ केरला में देखा जी, कि केरला में बहुत कम केस आए, फिर जो बिल्कुल फिर ज्यादा हो गए, ऐसा ही महाराष्ट्र में। तो हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जब तक कि साइंटिफिक कम्युनिटी ना कह दे एग्जैक्टली ये मान के चलिए कि किसी दिन भी सेकंड पीक आ सकती है। तो वही जो प्रिकॉशन हम लोग बात करते हैं, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, साबुन से हाथ धोने की, सैनिटाइजर की, टॉकिंग एटिकेट, वो सब रह के, क्यों कि वो कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया था उसके बारे में भी काफ़ी बातें सामने आई थी कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और संक्रमण की जो इसकी एक क्षमता है वो जो कोरोना है जो पहले स्ट्रेन चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जो वैक्सीनेशन है, क्या आप मानते हैं उस नए स्ट्रेन पर भी उतना ही कारगर साबित होगा और इससे और ज़्यादा कितने डरने की ज़रूरत है? क्या और दूसरा आप मानते हैं कि इस बीच कोई नया स्ट्रेन आ सकता है कोरोना का, जैसे आपने कहा कि एक और पीक आप समझते हैं कि आ सकता है कोरोना का? देखिए, आपने कभी सुना होगा सांप का जब काटते हैं ना तो उसको वो देते हैं, सील को देते हैं वैक्सीन, या उसका जो वो देते हैं पॉलीवैलेंट सीरम। तो बेसिकली क्या है कि जितना ब्रॉड होगा वैक्सीनेशन, तो हमारी जो इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सीन, एक्चुअली स्पीकिंग वो एक ऐसी वैक्सीन है जो कि शायद, वर्ड शायद बोल रहा हूं, कि सभी स्ट्रेन पे काम करेगी, बिकॉज उसमें पूरा वायरस यूज किया गया है, होल वायरस। तो जो वायरस था वो ले लिया और उसके बाद उसको इनएक्टिवेट कर दिया और इनएक्टिवेट करके आपके बॉडी में डाल दिया, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह में करते थे हम लोग। तो वो सभी स्ट्रेन के लिए काम करता था। बट जितना हम स्पेसिफिक पे जाएंगे तो बाकी जो नई वैक्सीन हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक हैं और इसलिए वो क्लेम भी करते हैं कि हम ज्यादा इफेक्टिव हैं। बट जहां तक मैं सोचता हूं, जो इंडियन कोवैक्सीन है जो आईसीएमआर की सहायता से बनाई गई है जी, वो वैक्सीन ज्यादा ब्रॉड होगा और वो नए स्ट्रेन में भी काम आएगी। वैक्सीन्स को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर देखा गया कि संकोच करते हुए लोग दिखाई दिए कि ये वैक्सीन नहीं, हमें दूसरा वैक्सीन जो है वो लगना चाहिए, कोविशील्ड को वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि ट्रायल के लिए की बात हो रही थी कि क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या दोनों ही जो वैक्सीन हैं वो अपनी अपनी जगह कारगर हैं, या फिर आप पहले पे किसी दूसरी वैक्सीन को रखते हैं, दूसरे नंबर पे किसी दूसरी वैक्सीन के इस्तेमाल को आप तरजीह देते हैं? नहीं, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये वैक्सीन का भी ट्रायल 18,000 लोगों पे हुआ था। इनफैक्ट पूछा जाए तो कोवैक्सीन का ट्रायल तो हुआ है और कोविशील्ड का जो ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है, सिर्फ 1,000 पेशेंट्स पे हुआ है।
वो इंग्लैंड में हुआ है। कायदे से पूछा जाए तो हर जो भी चीज लॉन्च होती है इंडिया में, तो पहले इंडिया में उसका ट्रायल होना चाहिए। पर चूंकि ये इमरजेंसी थी, इसलिए ये मान लिया गया कि जो इंग्लैंड में ट्रायल हुआ था उसको हम लोग भी मानते हैं। तो पूछा जाए तो उन 36,000 लोगों पेशेंट को देना था, बट 18,000 पेशेंट्स को तो ये दे ही चुके थे, और उसमें उन्होंने पाया था कि ये सेफ है और इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो 60, 70, 80% लोगों पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही वैक्सीन अच्छे हैं। और जहां तक एक लिखा पढ़ी या डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, जिसको हम बोलते हैं ना फेज 3 ट्रायल, जी। तो फेज 3 ट्रायल भी 18,000 पेशेंट्स में उन्होंने किया था, और उसमें पाया गया था वो सेफ भी है और अच्छा इफेक्टिव भी है। तो दोनों ही वैक्सीन एक से हैं। ये इनके ट्रेड नेम्स हैं। वैज्ञानिकों को चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा पब्लिक को कंफ्यूज ना करें। हमेशा ये बताएं कि दोनों ही वैक्सीन अच्छे हैं, जो आपको मिल जाए वही अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एज फैक्टर है वो कितना इस बारे में मतलब मैटर करता है कि वैक्सीन जो है किस एज ग्रुप के लिए कितनी फ़ायदेमंद या कितनी ज़्यादा थोड़ी सी रिस्की साबित हो सकती है? क्या एज इसके लिए मैटर करती है? देखिए क्या होता है कि बच्चों को हमेशा माना गया है कि ये वल्नरेबल ग्रुप है, इसलिए जब तक बच्चों पे ट्रायल नहीं हो जाती तो हम हमेशा बोलते हैं भाई हमें नहीं मालूम बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। बट पूछा जाए तो बच्चों के लिए भी सेफ होगी, बट चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में मेडिकल साइंस बहुत लीगल है, तो वो कहते हैं पहले बच्चों पे ट्रायल करिए। जब बच्चों पे ट्रायल करेंगे और यदि वो सेफ माना जाएगा तभी सेफ है। अदरवाइज साइंटिफिकली ये वैक्सीन प्रत्येक एज ग्रुप के वृद्ध हो चाहे वो बच्चा हो। हाँ, हमेशा ये माना गया है कि जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता है जी। उसका वो ज्यादा वल्नरेबल होता है कई चीजों के लिए, तो वो ज्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए हर चीज में। आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ओल्ड एज है, आपको कोरोना होगा तो आपको ज्यादा सीरियस होगा, इसलिए आप वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं और आपको वैक्सीन जरूर ही लगना चाहिए। महिलाओं के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या महिलाओं को किसी तरह की खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है अगर वो वैक्सीन लेने वाली हैं तो? देखिए ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिकल साइंस वेस्टर्न कंट्री में एक लीगल है, तो हमेशा ये प्रूव करना पड़ता है उनको कि भाई यदि लेडी प्रेग्नेंट होगी तो ऐसा तो ना कि बच्चे को इफेक्ट करने लगे, फीटस को। तो जब तक उसके ट्रायल ना हो जाए, वो ट्रायल कैसे करते हैं? वो चूहों पे करते हैं, जो चूहे जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको देते हैं, और फिर देखते हैं कि चूहों पे असर तो नहीं कर रही है। इसके बाद वो वॉलंटियर्स को लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के उनको उनकी फीस दे के कुछ प्रेग्नेंट 10-15 फीमेल्स को लेते हैं, फिर उनको देते हैं। तो अभी वैसी ट्रायल नहीं हुई है, तो हमें नहीं मालूम कि प्रेगनेंसी में कितना सेफ है। जी, तो यानी कि अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ा बचने की ज़रूरत है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें वैक्सीन से। डॉक्टर साहब, ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि अभी आपके पास में कई ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि कोविड हो चुका है, ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा आप उसके बारे में बताएं कि प्रॉब्लम्स किस किस तरह की अभी आप देख रहे हैं कि उन मरीज़ों में सामने आ रही हैं, और क्या ये जल्द ही ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी भी हैं कि लंबे इलाज के बाद वो ठीक होंगी? देखिए कुछ जिनको पूछा जाए तो जिनको कोविड होता है वो 90% पूर्णतः रिकवर हो जाते हैं, तो ना तो उनको बार बार डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत है, ना भयभीत होने की जरूरत है, ना पैसे खर्च करने की जरूरत है। और हर चीज को कोविड मान के मत चलिए कि साहब मुझे कोविड हुआ था और मेरे सिर में दर्द रहता है। तो व्हाट आई मीन कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है बीमारी का, और कभी कभी ये आदमी के पर्सनालिटी और व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि यदि वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे को कोविड हुआ था तब से मुझे कमजोरी आने लगी है। एक तो हो गया साइकोलॉजिकल इश्यूज, दूसरा रियल इश्यूज। तो रियल इश्यूज ये है कि यदि आपको कोरोना हुआ और उसके बाद आपको आर्थराइटिस हो गई, तो हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये केसेस हम लोग देख रहे हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है कोई स्किन में दाने आ गए, जी। कभी कभी ऐसा है कि हार्ट अटैक में यदि आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म गड़बड़ हो गई तो आपके हार्ट के आर्टरीज में भी क्लॉटिंग ज्यादा होने लगी तो आपको हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है, आपको स्ट्रोक की संभावना भी हो सकती है। बाय एंड लार्ज पूछा जाए तो इतना ज्यादा डर नहीं है जितना कि भय है। जी, यानी खतरा उतना ज्यादा भी नहीं जितना भय ज्यादा है, भ्रम की क्योंकि स्थिति एक बनी हुई है यहाँ पर अभी भी इस बीमारी को लेकर के। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि 135 करोड़ की जनसंख्या का हमारा देश है, तो क्या सभी के लिए टीकाकरण जरूरी है, या आप मानते हैं कि अगर कुछ लोगों को ही टीका लगा दिया जाए तो फिर स्थिति जो है वो नॉर्मल हो जाएगी? देखिए, आइडियली तो 100% होना चाहिए, बट आइडियली से लेस आइडियल क्या है? लेस आइडियल ये है कि यदि 50 से 60% पॉपुलेशन को यदि हम कवर कर सकें, जिसको कि बोलते हैं एक हर्ड इम्यूनिटी, यदि हम हर्ड इम्यूनिटी स्टैब्लिश कर सकें 50-60% लोगों को वैक्सीन देके, तो ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाता है। जब ट्रांसमिशन कम हो जाता है तो वायरस की जो जान है वो खत्म हो जाती है। तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि भाई 100 में से सबको वैक्सीन दिया जाए, बट कभी कभी कम्युनिटी में वो पॉसिबल नहीं है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कोई वहां घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है। जब वैक्सीनेशन वाली टीम है तो वहां पहुंची वो तो नहीं थे, ये वॉलंटरी प्रोग्राम है, कोई नहीं लेना चाहता, तो कई तरह से है। तो जनरली यदि हम 50-60% का भी टारगेट अचीव करेंगे तो हम बीमारी का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। देखिए, वैक्सीन लगाने से आपको फिर भी कोरोना तो हो सकता है, बट वो बहुत माइल्ड होगा। यानी उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ वैक्सीनेशन के बाद में कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं उस व्यक्ति को फिर लेने चाहिए? देखिए, मैंने खुद ने वैक्सीन लगाया है। प्रिकॉशंस जैसे ऑल वैक्सीनेशन की लगाए जाते हैं कि पहले तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ छोटा मोटा दर्द होगा, छोटा मोटा फीवर भी नहीं जी, एक छोटा मोटा फीवरिश फीलिंग होगी, थोड़ा सिर में हैवीनेस होगा, और मैं एक आध दिन आराम करूंगा तो दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। और ये कुछ ज्यादा ही आपको परेशान कर रहा है तो आप एक टैबलेट पैरासीटामोल ले सकते हैं। व्हाट आई मीन कि कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। हाँ, जब भी वैक्सीन लगेगा तो जल्दी में मत रहिए, आधे घंटे थोड़ा सा वहां बैठ जाइए। तो आधे घंटे बैठने से कोई मेजर इश्यू होगा तो पकड़ में आ जाता है। अब 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है तो कोई ऐसी मेजर इश्यू नहीं आए हैं, बट कभी कभी आप पेपर में या व्हाट्सएप में पढ़ते हैं कि वो वैक्सीन लगाने से किसी को हो गया, तो ये समझ लीजिए कि वो वैक्सीन नहीं लगाते तब भी उनको हो सकता था। व्हाट आई मीन कि जनरल पॉपुलेशन में हार्ट अटैक भी होते हैं, जनरल पॉपुलेशन में एक्सीडेंट भी होता है। तो यदि मैं वैक्सीन लगाऊं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो ये ना समझा जाए कि वैक्सीन से हुआ है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस भी हम कह सकते हैं कि वो हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन में हार्ट अटैक होंगे, तो यदि उसको हार्ट अटैक वैसे भी होना था, वैक्सीन नहीं लगती तब भी होना था। यानी कि वैक्सीन जो है उस खतरे को और बढ़ाता नहीं है, वो तो अपना असर रखता ही है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो वो तो होकर रहेगी। जैसे कोई कहे कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था और मुझे बुखार आ गया जी, तो पीपल का उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। ये जैसे भी हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो क्या लगता है आपको कि अभी जो मामलों में कमी आती हुई देखी जा रही है, क्या आप मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इस वक्त काम कर रही है देश में, या कुछ एक जगह पर? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पहले बहुत ज्यादा केसेस सामने आए थे, अब बहुत तेजी से कम हुए हैं। देखिए, डॉक्टरों के अलावा ऊपर जो ईश्वर है वो भी आपका ध्यान रखता है जी। जब आप बहुत सारे केसेस होते, दिल्ली में बहुत केस हुए, जैसे कि आपने सीरो सर्वे में देखा ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा। तो जब 50% से ज्यादा लोगों को होता है तो जैसे मैंने बोला कि इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है।
और हर्ड इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है तो ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो हम उसको इस तरह भी ले सकते हैं। बट वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव को कम करें, वैक्सीन देना फिर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वैक्सीन देना तो ज़रूरी है ही, और जैसे आपने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो फैक्टर भी इस वक्त काम कर रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खतरा जो है वो कितना कम हुआ है। क्या मान लिया जाए कि ख़त्म हो गया है, या अभी भी बरकरार है, या बढ़ सकता है? खतरा बिल्कुल इसलिए बरकरार है कि ये पेंडेमिक को WHO ने कहीं स्विच ऑफ नहीं किया है। आज भी केसेस हैं। आप देख लीजिए यूके, यूएसए, आप यूके की हालत देखिए कितनी खराब है कि यूके सरी का एक लिबरल कंट्री में वर्चुअल लॉकडाउन, पूर्णतः लॉकडाउन है। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं कि ये इंडिया है, ये चाइना है। ईश्वर ने तो पृथ्वी एक बनाई है। यदि वहां इतना हो रहा है और इतनी इंफेक्शियस डिसीज है, तो ये किसी टाइम भी हमारे यहाँ फिर से सेकंड पीक लेके आ सकती है। तो ये कतई मत सोच लीजिए कि ये बीमारी खत्म हो गई है। हमें पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। आज जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, हमें मालूम है कि केसेस बहुत कम हो गए हैं, बट हम पूर्णतः तैयार हैं कि फिर से हो सकता है। और इसके लिए कितना और आश्वस्त हो जाना चाहिए, श्योर हो जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो पूरी तरीके से आप सुरक्षित हैं इस बीमारी से? वैक्सीन जब आप लेंगे तो वैक्सीन से पूर्णतः गारंटी नहीं है। यदि आपको पहले तो वैक्सीन लेंगे तो कोरोना होगा नहीं, यदि होगा तो माइल्ड होगा, और माइल्ड होगा तो आप ट्रांसमिशन भी कम करेंगे और आपके सीरियस होने का खतरा भी कम होगा। तो इसलिए हॉस्पिटल पे लोड भी कम होगा। तो एक साधारण खांसी जुकाम की तरह होगा और ठीक हो जाएगा। बट फिर भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है, और वो सारे प्रिकॉशंस जो हमने एक साल में सीखे हैं वो सब कुछ करने की जरूरत आज भी है, जब तक कि WHO इस पेंडेमिक को स्विच ऑफ नहीं कर देता। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आपसे कि ये जो वैक्सीनेशन है, क्या अब ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया हो जाएगी? जैसे हम देखते हैं कि पोलियो के खिलाफ एक अभियान चला, फिर पोलियो ड्रॉप्स जो हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों को हर साल वो दिए जाते हैं। तो क्या इससे भी खुद को सेफ रखने के लिए ये ज़रूरी होगा, और कितने कितने टाइम बाद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, ये तो काफी ट्रायल्स के बाद पता चलेगा, बट एज ऑन टुडे ऐसा लगता है कि शायद कोरोना वैक्सीन हमको फिलहाल हो सकता है हर साल लेना पड़े, जिससे हम इन्फ्लुएंजा लेते हैं। बट हो सकता है कि वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि नहीं, इसका खतरा पूर्णतः मिट चुका है। बट एज ऑन टुडे ऐसा लगता है कि हर साल हमें ये वैक्सीन लेना पड़ेगी, जैसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि इन्फ्लुएंजा में मरने का खतरा नहीं है इतना, बट कोरोना में मरने का खतरा है, सीरियस होने का खतरा है। तो इसकी वैक्सीनेशन लोग ज्यादा लेंगे हर साल। वैसे तो पूछा जाए, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए हर साल, यदि आप इन्फ्लुएंजा से बचना चाहते हैं। इन्फ्लुएंजा किसको बोलते हैं? खांसी जुकाम, और वो लंग्स में भी जा सकता है। यदि आप वृद्ध हैं, डायबिटिक हैं, वो लंग्स में भी जा सकता है, बट इतना ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है वो। ये बहुत हाईली इन्फेक्टिव है। एक केस होगा, 2, 10, 100, 10,000, इतना ज्यादा जल्दी जल्दी फैलता है। तो इसी तरह से ये भी मान सकते हैं कि ये वायरस भी आगे चल के और ज़्यादा कमज़ोर होगा, और शायद ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वैक्सीन जो है वो हर साल या कुछ कुछ वक्त बाद लोगों को लेने की ज़रूरत पेश आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इलाज एकमात्र जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है, आप एहतियात बरतें, मास्क ज़रूर लगा कर रखें। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ भी जो दूरी है, सामाजिक दूरी है, उसको बनाए रखने का प्रयास ज़रूर करें, और वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम है उस भ्रम को अपने दिल से दूर करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।